बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इस्मी उमर शरीफ लगारी ये जिन स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है इंतहाई इंटरेस्टिंग इस हवाले से होने वाला है क्योंकि आज जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे, रिसेंटली जो एक मामला पेश आया हुआ ख़ास तौर पे पाक भारत के दरमियान, और जो एक पहलगाम में एक जो इशू हुआ है, इंसिडेंट पेश आया है, उस हवाले से जो इक़दामात भारत की जानिब से लिए गए और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात लिए गए हैं, इस पे आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि इनके क्या रिपरकशंस होंगे। वैसे अगर माजी में देखा जाए तो पाकिस्तान और जो भारत के मामलात हैं वो कुछ ठीक रहे तो नहीं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में जो है वो अगर देखा जाए तो ऐसे जो ये कशीदगी है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें जो है इंतहाई कमी नज़र आई है। लेकिन अगर दूसरे मामला देखे जाएँ तो जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब क्रिकेट होती है या दूसरे मामलात होते हैं तो उसमें भारत का अक्सर ये देखने को मिलता है कि वो वहाँ पे अपनी इंतकामी कार्रवाई लेने के लिए ये जो है पाकिस्तान को बैन करता है। लेकिन इस पर आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे क्या मामलात हैं। इसमें मेरे साथ आज जो है मोहसिन शेख साहब मौजूद हैं, माहिर कानून है और तजिया कार भी हैं। और सर शेख साहब, थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम दिया। सबसे पहले सर शेख साहब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामला पेश आया पहलगाम के अंदर, जिसमें ज़राए के मुताबिक 25 से 26 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं, और आप क्या समझते हैं इस हादसे को, इसको क्या समझते हैं कि जिस तरीके से ब्लेम गेम इंडिया खेल रहा है और बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के, उन्होंने फ़ौरन ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान इसके पीछे है। इस बारे में आप क्या कहते हैं शेख साहब? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू उमर फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहले मैं बता दूं, ये पहली दफा नहीं हुआ कि इंडिया ने पाकिस्तान को राइट अवे ब्लेम करना शुरू कर दिया हो। इसके अंदर जो आई वुड रिकमेंड कि जितने इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, दे हैव बीन प्लेइंग अ वेरी नेगेटिव रोल इन प्रोपेगेटिंग देयर ओन एजेंडा, स्पेशली ऑफ द हिंदुत्व, जो कि मोदी जी की पार्टी बीजेपी जीत के आई है और अगेन इलेक्शन होने वाले हैं। दे हैव टू फ्यूल द एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट। अगर मैं बताऊं इस पर्टिकुलर अटैक की, तो अटैक होने के बाद उनको चाहिए था कि वो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते। इन्वेस्टिगेट करने के बाद फोरेंसिक एनालिसिस होता, किसी तरीके की एविडेंस कलेक्ट होती, लिंक किया जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। Within 2-3 hours of the attack, they started blaming Pakistan, which was very unprofessional and uncalled for. Needless to add कि इंडिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान से लिंक की जाती हैं, सिर्फ वही नहीं है जो इन्वॉल्व होती हैं इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर। देयर आर मोर देन 40+ ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन दोज विच आर लिंक्ड टू पाकिस्तान जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं। सर इसमें इसमें एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी जो एजेंसीज हैं, ISI है, क्या इनके पास इतनी सलाहियत भी है? क्योंकि अगर ये इसको एरिया वाइज जियोग्राफिकली अगर इस एरिया को देखा जाए पहलगाम को, तो ये कश्मीर वाली साइड पे है और वहां पे टूरिस्ट पॉइंट है इनका। आप नहीं समझते कि इनका अपना फेलियर है और इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया है? और पाकिस्तान के हवाले से क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की भी सलाहियत है इतना? सर उमर, यू हैव रेज्ड एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का यही वतीरा रहा है कि अपने इंटेलिजेंस फेलियर को, अपने लॉ इन्फोर्समेंट फेलियर को दे हैव ऑलवेज प्लेस्ड इट ऑन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान। अगर मैं आपको बताऊं कि ये पर्टिकुलर पहलगाम का जो एरिया है, ये 400 किलोमीटर पाकिस्तान से दूर है, कश्मीर के अंदर, डीप इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। क्या पाकिस्तान आर्मी के लिए यहां से वहां इन्फिल्ट्रेट करके जाना इतना ही आसान था? इससे बड़ा तो इनका फिर फेलियर हो ही नहीं सकता। मेरा नहीं ख्याल कि अनडिटेक्टेड कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी की जा सकती थी, स्पेशली व्हेन दिस पर्टिकुलर एरिया इज अंडर हाई सर्विलेंस। क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ कि पहलगाम में अटैक हुए, इससे पहले भी वहां पे अटैक होते रहे हैं और वहां पे काफी ज्यादा सर्वेलेंस रही है। अब ये अगर वहां से लोग उठ के वहां पे हमला कर रहे हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर ली है एक उनकी कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जिन्होंने एडमिट किया कि ये उनका अटैक था, और वो इसको ब्लेम करते हैं, रिलेट करते हैं आर्टिकल 370 जो इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की है, और इसको पूरे का पूरा अपने हिस्सा बना लिया। उसकी रेजिस्टेंस के अंदर ये अटैक उन्होंने किया और उन्होंने एडमिट किया, विच पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद। पाकिस्तान कंडेम्स टेररिस्ट, Pakistan has been victim of terrorists more than any other country in the world, and we have lost billions of dollars in terrorist activities, in terrorism, which we have faced.
और जाने जितनी गंवाई हैं वो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा गंवाई हैं। आर्मी ऑफिसर्स हमारे जांबाज सिपाही बहुत ज्यादा शहीद हुए हैं। तो जितना पाकिस्तान ने टेररिस्ट से सफर किया, इंडिया हैज नॉट सफर्ड एट ऑल, और ना ही हम चाहेंगे कि दुनिया का कोई मुल्क उससे सफर करे। हम लोग पीस लविंग नेशन है एंड वी प्रमोट पीस। अच्छा सर, इसमें एक नैरेटिव ये भी है कि जब मोदी सरकार आई है सर, उसमें ये जो हथकंडे हैं वो हमेशा ही अपनाए हैं, और ब्लेम गेम खेलने के बाद एक डोमेस्टिक जो है वो पॉलिटिक्स में एक बेनिफिट लेने की कोशिश की है। आप क्या समझते हैं ये ब्लेम गेम और पाकिस्तान पे कुछ चीज़ों में जो है वो पाबंदियां लगा देना, पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई या कि उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर ये बेनिफिशियल होगा? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं उमर के इंडिया के अंदर ये पहली दफा नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ भी कोई भी एक्टिविटी अटैक होने के बाद पाकिस्तान पे ब्लेम किया हो विद इन आवर्स जी। अगर हम थोड़ा सा बैकअप पे जाएं, पुलवामा अटैक के अंदर क्या हुआ था 2019 के अंदर, दे ब्लेम्ड इट ऑन पाकिस्तान राइट अवे विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग। लेकिन जब बाद में चीजें क्लियर हुई तो पाकिस्तान हैड नथिंग टू डू विद इट। सिमिलरली जब इन्होंने फॉल्स नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि हमने बालाकोट के अंदर जाके एयर स्ट्राइक्स किए हैं, ये कर दिया वो कर दिया, इट वॉज ऑल अ लाई, पार्ट ऑफ नैरेटिव, जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तान वन दैट इंफॉर्मेशन वॉर, पाकिस्तान वन दैट नैरेटिव वॉर, बिकॉज वी शो द वर्ल्ड के आए आप देखें बालाकोट के अंदर कुछ भी नहीं किया इन्होंने, तो कुछ दरख्तों के ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक किया, उल्टा अपना पायलट भी हमें ये दे गए थे अनफॉर्चुनेटली। सिमिलरली अगर समझौता एक्सप्रेस की बात करें तो समझौता एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट था उसके अंदर भी दे राइट अवे ब्लेम्ड इट ऑन पाकिस्तान, बट व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट उस सारे के पीछे निकला। तो ये जो एक्टिविटीज ये जो कर रहे हैं कि आप हमारी वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर देंगे, आप पाकिस्तानियों को जितने विजिट वीजा पे हैं उनको कहेंगे कि आप लीव कर दें कंट्री को, ये सिर्फ उनके डोमेस्टिक इंटरेस्ट पूरे करने के लिए। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, बीजेपी जब भी गवर्नमेंट में आती है वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को, एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट को हवा देती है, लोगों को उकसाती है दहशतगर्दी की तरफ, और इररिस्पेक्टिव नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर देयर ओन मुस्लिम्स एज वेल। जो वहां के मुकामी मुसलमान हैं उनके खिलाफ भी बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है, उनको भी कॉर्नर करने का और उनके भी राइट्स को जम करने का और वायलेट करने का। ठीक है। अच्छा सर, इसमें जैसे आपने बात की कि सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर देना, फिर अटारी बॉर्डर को बंद करने का जो फैसला किया है मोदी सरकार ने, उसके साथ साथ जो 48 घंटे का टाइम जो लिमिट दिया है कि पाकिस्तानी वहां से छोड़ के चले जाएं, और इसके साथ साथ जो भारतीय सफारती अमला पाकिस्तान के अंदर है उसको भी कम करने का जो है वो फैसला किया गया। तो इसमें सबसे पहले शेख साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सिंध तास जो ये है, जो ये मुआहिदा है, तो ये बायलैटरल एक एग्रीमेंट है। एज ए माहिर कानून आप क्या समझते हैं कि क्या यूनिलैटरली भारत इसको खत्म करके इससे क्या फायदे ले सकता है, और इंटरनेशनली इसकी क्या रिकग्निशन होगी सर? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इंडिया अलोन कैन नॉट टर्मिनेट इंडस बेसिन ट्रीटी। इंडिया किसी सूरत भी इसको खत्म नहीं कर सकता यूनिलैटरली। किसी ट्रीटी को खत्म करने के लिए भी ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। अगर कोई उसके अंदर क्लॉज होती सिंध तास मुआहिदे के अंदर, जो कि है नहीं, तो फिर किया जा सकता था। चूंकि उसमें कोई क्लॉज ऐसी है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो हम उसको यूनिलैटरली इंडिया या इवन पाकिस्तान फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं टर्मिनेट कर सकता। और अगर ये करता है तो उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का, डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा क्लियर सा स्टांस है, विल कंसीडर इट एक्ट ऑफ वॉर। सॉरी, दे कैन नॉट infringe the right to water of a lot of millions of people in Pakistan। पानी बुनियादी जरूरत है, अगर वो उसको आर्टिफिशियली रोकने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान विल रिटेलिएट एप्रोप्रिएटली, जो भी उसका होगा हम करेंगे, लेकिन वो यूनिलैटरली इसको खत्म नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे भी नहीं कर सकते। सर इसमें अगर ये चीज बताएं कि अगर ठीक है हम ये चीज समझ लेते हैं कि वो यूनिलैटरली इस एग्रीमेंट को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो वादियो नजर जो है वो इस मामलात में जो है वो जो कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं, और पाकिस्तान का जो पानी आता है जिससे तकरीबन अराउंड अबाउट 80-90% एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आबाद होती है, तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा खसारा होगा। इस मामले में अगर पाकिस्तान को खसारा होता है तो हर चीज का मेरे ख्याल में हल वॉर नहीं है। तो मुझे एक चीज बताएं कि इंटरनेशनल ट्रीटीज बनी हुई है, इंटरनेशनली पाकिस्तान को क्या रेमेडीज मिल सकती हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान कैन अवेल इंटरनेशनल रेमेडीज। पाकिस्तान कैन गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्लेमिंग व्हाट्स राइटफुली हर्स। पाकिस्तान क्यों नहीं क्लेम करेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो किसी तरह के, जैसे अभी मैं इंडियन
देख रहा था चैनल्स, वहां पे एक पूरी नरेशन और नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि इंडिया इज प्लानिंग कि वो एयर स्ट्राइक्स भी करेगा और अदर बॉर्डर्स पे भी छेड़छाड़ करेगा। तो अगर इस तरह की चीजें इकट्ठी अगर वो यूटिलाइज करेगा तो पाकिस्तान विल रिटेलिएट, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड, और जो कि फिर उन्हें प्रॉब्लम भी होगी। और मैं किसी सूरत इंटरनेशनली या कोई भी पाकिस्तान का शहरी, इवन आवर पॉलिटिकल लीडरशिप, दे डू नॉट want to disturb the global peace। हम किसी सूरत भी नहीं चाहते, क्योंकि हमने टेररिज्म सफर किया, हमने जानें गंवाई हुई हैं, कुर्बानियां दी हुई हैं, हम किसी सूरत इस तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा सर, इसमें ये एक आइडिया ये भी है खासतौर पे पाकिस्तानियों की जानिब से, इसमें मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि इस हादसे से पहले कुछ दिन पहले जो है यूएसए की डेलीगेशन इंडिया में पहुंची थी। अब ये कहने को मिलता है कि ये जो है हादसा भारत की जानिब से खुद कराया गया ताकि पाकिस्तान में ब्लेम गेम खेली जाए, क्योंकि पीछे इन्फ्लुएंस यूएसए का है। आप क्या समझते हैं, इसमें कुछ सच्चाई है सर? विदाउट कंक्लूसिव प्रूफ, देखें, बीइंग अ लॉयर या एनालिस्ट या बीइंग जर्नलिस्ट, आपका भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप विदाउट एविडेंस किसी चीज को वैलिडेट ना करें जी। मेरा नहीं ख्याल, हाँ डेलीगेशन जरूर आया, विजिट जरूर हुआ जी। आप इसको कॉन्स्पिरेसी थियरीज में ले जाएंगे, मे बी इसराइल एंड यूएस आर बैकिंग इंडिया टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान जी। आप इसको थियरी में ले जाएं, लेकिन अनटिल और अनलेस वी हैव गॉट कंक्लूसिव प्रूफ हम इसके ऊपर उस तरह से नहीं डिबेट कर सकेंगे। लेकिन इन द पास्ट यूएस इज नोन फॉर इंटरफेयरिंग इनटू द डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ अदर कंट्रीज। यूएस इज नोन फॉर फाइनेंसिंग एंड एडिंग एंड अबेटिंग टेररिज्म अराउंड द वर्ल्ड टू गेन देयर ओन बेनिफिट्स। तो यूएस का पास्ट में इस तरह की एविडेंस और सबूत हमें जरूर शवाहिद मिलते हैं कि वो इन्वॉल्व रहा है। लेकिन अभी इस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको कहना विदाउट एनी प्रूफ, मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली। अच्छा सर, इसमें अब मैं एक मामले में पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि खासतौर पे अगर हम नेबर्स की बात करें, चाइना की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, या कि हम बांग्लादेश की बात करें, तो इसमें अब मेरे ख्याल में उनका भी एक अहम रोल है, खासतौर पे पाकिस्तान की ये जो भारत के दरमियान कशीदगी हुई है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अब क्या लाहे अमल जो है वो इख्तियार करना चाहिए खासतौर पे इस मामलात को हैंडल करने के लिए? क्योंकि अगर भारत चाइना का साथ लेता है या बांग्लादेश के लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये भी बहुत बड़ा सरदर्दी होगी सर। देखें, पाकिस्तान के अपने इंटरनेशनल एलाइज हैं, यूएस और इंडिया का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता चला जा रहा है। तो एलाइज तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर चलते ही चलते हैं। हमारे लिए अगर फॉर एग्जांपल कोई फ्रीडम फाइटर्स है तो दूसरे उसको टेररिस्ट भी लेबल कर सकते हैं, या हमारे लिए जो टेररिस्ट हैं दूसरे उनको फ्रीडम फाइटर्स लेबल कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें ह्यूमन राइट सेंसिटिव होना चाहिए। रह गई बात कंक्लूसिव प्रूफ की, तो ईरान या अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हो, तो पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास तो कोई सबूत ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान के पास तो कुलभूषण यादव की फॉर्म के अंदर जीता जागता सबूत मौजूद है, जो कि साबित करता है कि इंडिया हैज प्रेफर्ड वेरियस स्ट्रेटजीज टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। कैसे? विद द हेल्प ऑफ टेररिज्म, बलूचिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके ईरान बॉर्डर से वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, फंड करना, फाइनेंस करना। तो हमारे पास तो सबूत मौजूद हैं जो कि हमने पूरी दुनिया के सामने भी रखे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडिया के पास अगर एविडेंस है तो एविडेंस लेके आए ना सामने, खाली ब्लेम करके अपने लोगों को गुमराह करना इज नॉट राइट सर। अच्छा, इसमें जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर हादसा हुआ जाफर एक्सप्रेस, अच्छा, इसमें भी अगर देखा जाए तो कमेंटेटर्स कुछ ये भी कहते हैं कि वो उसके पीछे भी इंडिया थी, लेकिन हमारे पास भी कोई सबूत नहीं है। आप इसमें क्या स्टांस रखते हैं वैसे सर? आपका क्या स्टांस है? उमर, लेट मी करेक्ट यू, पाकिस्तान हैज गॉट प्रूफ ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट। अनफॉर्चुनेटली, या मैं कहूंगा इंडिया की तरह हम लोग ऐसे नहीं करते कि स्ट्रेट अवे इंडिया पे ब्लेम करना शुरू कर दें। वी फर्स्ट इन्वेस्टिगेट द मैटर, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर वेरियस लिंक्स इन अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान से वो टाइज इंडिया की तरफ गए, वो सारी की सारी ट्रेल हमने गैदर की और वहां से हमने काफी दहशतगर्द पकड़े और किया भी। सॉरी टू इंटरप्ट यू शेख साहब, इसमें आप ये कह रहे हैं कि जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये प्रूफ है पाकिस्तान के पास कि इनडायरेक्ट आप ये कहना चाहिए बीएलए को सपोर्ट जो है वो इंडियंस की है, तो वो किस तरीके से आप कह रहे हैं सर? देखें, तो नाज़रीन को बताएं हमारे सर। देखें, इंडिया हैज बीन प्रोमोटिंग एंड इंस्टिगेटिंग टेररिज्म इन बलूचिस्तान विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट। वो उससे कैसे करते हैं? उन्हें फंडिंग देते हैं,
उन्हें वेपन्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, उनको रॉ के अपने बंदे कमांडर्स उनके साथ मर्ज करके नाम बदलवा के यहाँ पे भेज के टारगेट्स आइडेंटिफाई करके और वहां पे इनोसेंट लोगों की जानें लेते हैं। ठीक है, इस तरह से करते हैं। अच्छा सर, इसमें अब जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, आप भी एक अच्छी खासी रिसर्च रखते हैं हाउ नाउ, खासतौर पे टेररिज्म के हवाले से, तो मुझे ये बताएं इंडिया के अंदर कितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं और किस तरीके से इसको खत्म किया जा सकता है? उमर, यू हैव रेज्ड एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। इंडिया के अंदर 60+ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस टाइम काम कर रही हैं और वो होम ग्रोन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंदर स्टूडेंट यूनियंस भी मौजूद हैं और उनका अपना कानून 1967 का लिस्ट प्रोवाइड करता है उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। उसमें से कुछ खालिस्तान के साथ भी लिंक की जाती हैं, सिख कम्युनिटी के साथ, कुछ उनमें से पाकिस्तान के साथ लिंक की जाती हैं, विच आर हैंडफुल लाइक 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस। उसके अलावा बाकी सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस, they are homegrown, making their own demands from Indian governments against the oppression that Indian government is committing on them. ठीक है। अच्छा सर, मैं खासतौर पे आपका भी एक अच्छा वाबस्तगी रही है जर्नलिज्म के तार, आप कॉलम भी लिखते रहे हैं। मुझे सर ये बताया कि जिस तरीके की फ्रिवलस किस्म की जो जर्नलिज्म इंडिया में हो रही है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं सर? हंसी आती है बिल्कुल इस तरह की, मैं कहूंगा आई विल टेक द लिबर्टी टू से, बोंगियां मारते हैं उनके एंकर पर्संस विदाउट इन्वेस्टिगेशन। बल्कि पिछले दिनों मुझे याद है एक जब अटैक हुआ था इनका, एक वो गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी एंकर था, उसने कहा था कि जी पता नहीं 5वें के 6ठे माले के ऊपर बैठ के तालिबान और वो प्लानिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वो जिस बिल्डिंग का नाम ले रहा था उसके फ्लोर्स ही इतने नहीं थे। तो जो फेक न्यूज और फेक नैरेटिव को स्प्रेड करना है, ये सिर्फ उनके अपने बेनिफिट के लिए, अपनी अवाम को बेवकूफ बनाते हैं और अपनी टीआरपी और अपने शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स यूज करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व वाली है, एक नफरत फैलाने वाली। शेख साहब, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का पीका एक्ट है वो इंडियंस पे लगा देना चाहिए। अच्छा सर, इसमें अगर हम लगा सकते होते तो जरूर। अच्छा सर, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सिख कम्युनिटी की आपने बात की खास तौर पे। अच्छा, पाकिस्तानी रिस्पॉन्स में सिख कम्युनिटी को जो है वो इससे इस्तिस्ना हासिल है कि वो यहाँ पे अपनी इबादत गाहों पे भी आ सकते हैं जो लाहौर में ही हैं। तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे खासतौर पे सिख कम्युनिटी को, अगर जो मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट है, अगर वो उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है, यूज करने की कोशिश करती है? देखें, पाकिस्तान का मैसेज थ्रू आउट फॉर एवरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, हम पीस की बात ही करते रहे हैं। हाँ, वी स्टैंड बाय टू नेशन थ्योरी। हम कहते हैं कि आप डिफरेंट हैं, हम डिफरेंट हैं, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारी आइडेंटिटी हमें रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल। रह गई बात उनके पाकिस्तान आने की, तो अभी चूंकि इंडिया ने पाबंदियां लगाई हैं तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को भी रिटेलिएट करना पड़ा है और उसके लिए हमने भी बॉर्डर्स एक दफा क्लोज किए हैं। लेकिन यस, इफ समवन इज कैनेडियन नेशनल और वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, दे कैन विजिट पाकिस्तान ऑन कैनेडियन पासपोर्ट। मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा सर, मैं अब आ रहा हूँ शेख साहब पाकिस्तानी रिस्पांस के, जो रिस्पांस पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दिया, जो एयर स्पेस को बंद करने का फैसला किया है और दूसरा वाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने भी 48 घंटे की एक लिमिट दे दी है इंडियंस को कि वो पाकिस्तान से चले जाएं। और फिर इसमें सर, अब मुझे ये शेख साहब बताएं इसमें कि आप इन इकदाम को जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए, उसको किस तरीके से देखते हैं? अब मेरे ख्याल से टिट फॉर टैट का प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर इंडिया सैंक्शंस लगाएगा पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेगा, जिसमें वो हमेशा नाकाम ही होता है, उसका पाकिस्तान रिस्पॉन्ड तो करेगा। और वो अप्रोप्रिएट मेजर्स यही लिए हैं कि अगर आप हमें इस तरह से डिफेम करेंगे तो वील क्लोज योर एयर स्पेस। और एयर स्पेस क्लोज करने से पाकिस्तान को तो उस तरह से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इंडियन एयरलाइन विल सफर इन बिलियंस। उसको तो अरबों रुपए का नुकसान होगा क्योंकि उसके पूरे इंटरनेशनली जो है वो रास्ते बहुत लंबे हो जाएंगे। अगर बॉर्डर्स की ट्रेड्स की बात करें तो डेफिनेटली दोज कमोडिटीज, दोज प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहा था या थर्ड किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहा था पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, तो उन चीजों के ऊपर भी अगर बैन लगा तो डेफिनेटली मार्केट में एक शॉर्टेज और किल्लत तो आएगी और प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी उनके लिए। सर, तिजारत के हवाले से भी ये कहा गया है कि इनडायरेक्ट तरीके से भी अगर कोई दूसरी कंट्री से तिजारत पाकिस्तान की इंडिया के साथ हो रही थी तो उसको भी बंद किया जाए। आप क्या समझते हैं कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे, खासतौर पे इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी? सर
देखें, पाकिस्तान को भी फाइनेंशियल थोड़ा सा लॉस तो होगा। जी। यूजुअली जो इस तरह की थर्ड कंट्री से ट्रेड्स हो रही होती हैं वो मिडिल ईस्ट के जरिए हो रही होती हैं जी। कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यहाँ से मिडिल ईस्ट में जाती हैं या समटाइम्स यूएस, यूके और यूरोपियन कंट्रीज में भी, तो वहां से इंडियंस परचेज करके दे आप टैग अलोंग विद योर ओन कंट्रीज, इधर वो साथ अपने टूरिज्म के तौर पे आए हुए खरीद के ले जाते हैं, या वो समटाइम्स इंपोर्ट भी कर लेते हैं लार्ज अमाउंट में उस पर्टिकुलर कंट्री से, अपने इंडिया में एक्सपोर्ट कर देते हैं और तो इंडिया में वो इंपोर्ट ही होगी। तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी कुछ हद तक नुकसान होगा अगर ट्रेड कम होगी, लेकिन मेरे ख्याल से चूंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ने अपनी वो इंटरनेशनली जगह बनाई हुई है कि उसको रिप्लेस करना, उस गैप को फिल करना इंडिया के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें आज जो हमारे पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो बना हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज का, जो अब एहतजाज चल रहा है, खासतौर पर अभी सिंध में चल रहा था जो कनाल्स का इशू था, फिर पीटीआई की जानिब से जो एहतजाज किए जा रहे हैं, अब आप एज ए एनालिस्ट और एज ए माहिर कानून आप क्या सजेशन देना चाहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को कि इस मामले में उनको कैसे इकट्ठे होना चाहिए सर? मेरे ख्याल से व्हेन इट कम्स टू सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, व्हेन इट कम्स टू नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना अपना मुफाद पीछे रख के पाकिस्तान के मुफाद के लिए जमा हो जाना चाहिए। और सपोर्ट किसे करना चाहिए? आपकी आर्मी को, जिन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया इस सारी चीजों के अंदर। आप अपनी आर्मी के साथ, अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ आके खड़े हो जाएं, पार्लियामेंट में आए, कानून साजी करें, करारदाद लेके आए, मुजम्मत करें इसकी। और इर्रिस्पेक्टिव कि आप इंडिया के अंदर टेररिस्ट हुआ है, पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में जहां पे भी टेररिज्म हो रहा है हम उसको कंडेम करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। जी सर, इंटरनेशनली एक मैसेज दे दें, खासतौर पे यूएसए या दूसरे जो ऊपर सुपर पावर कंट्रीज हैं जो इस मसले को मेरे ख्याल में रिजॉल्व कराना चाहे तो करा सकती हैं, क्योंकि एक दोनों कंट्रीज से एटमी कंट्रीज हैं और अगर इसमें कोई वार होती है ना खुदा ना खासा, तो मेरे ख्याल में इनके जो रिपरकशंस है वो पूरी दुनिया को देखने पड़ेंगे। तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इंटरनेशनली? अब मेरे ख्याल से इफ इट कम्स टू वॉर, तो इंडिया पाकिस्तान तो खत्म होंगे ही होंगे, लेकिन पूरी दुनिया आने वाले कई दहाइयां उसके असरात देखेगी, क्योंकि जब दो न्यूक्लियर मुल्क जंग करते हैं तो उनमें से कोई जीतता नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई एक मुल्क जीतता है, वो दोनों मुल्क हारते हैं और उसके साथ साथ उनके इर्द गिर्द का जितना भी एरिया उसकी लपेट में आएगा वो भी हारेगा। ना वहां पे फार्मिंग होगी, ना एग्रीकल्चर होगा, परिंदे जानवर सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक पूरा आप फेमिन की तरफ उस पर्टिकुलर रीजन को ले जाएंगे, विच इज नॉट अ विन विन सिचुएशन फॉर एनी कंट्री, इररिस्पेक्टिव के वो वॉर कहें कि पाकिस्तान कहे कि मैं जीता हूं या इंडिया कहे कि मैं जीता हूं। ग्लोबल पावर्स को मेरा यही मैसेज होगा कि आप मे बी यू कैन हेल्प देम सिट डाउन एंड रिजॉल्व दीज इश्यूज, इनको बैठ के रिजॉल्व करें। और ये रिजॉल्व तब तक नहीं होगा जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा। मसला कश्मीर कब हल होगा? जब उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज करने दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू यूएन प्लेबिसाइट्स। उनको उधर वो रेफरेंडम हो, वो अपनी सोवरेनिटी, अपना सारा जो उनकी ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक दे वांट टू अलाइन विद पाकिस्तान, वो अलाइन होने दिया जाए। ये इशू रिजॉल्व ही रिजॉल्व है। ठीक है सर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजरीन। जैसे कि शेख साहब ने कहा कश्मीर के हवाले से खासतौर पे, फिर हम इसमें इंशाल्लाह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पैलेस्टाइन और इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे शेख साहब के साथ। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह। थैंक यू।